इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैश ट्रांजैक्शन करने के लिए क्या लिमिट है इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, और यदि कोई व्यक्ति इन लिमिट को वायलेट करता है तो उस केस में कितनी पेनल्टी लगाई जा सकती है। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स की कंप्लायंस करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि इनकम टैक्स हर साल बदल जाता है, नए सर्कुलर नोटिफिकेशन आ जाते हैं। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल सीए सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट मोबाइल पे ही मिलते रहें। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि यदि आप कोई अमाउंट लोन का लेते हैं तो कितना अमाउंट आप लोन का कैश में ले सकते हैं या फिर रीपे कर सकते हैं। तो इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविज़न दी गई है कि यदि कोई व्यक्ति लोन या फिर डिपॉजिट को लेना चाहता है या स्पेसिफाइड सम को लेना चाहता है और वो 20,000 रुपये से ज़्यादा है तो उस केस में उसे बैंकिंग चैनल से ही लेना होता है, जैसे कि RTGS से, NEFT से, अकाउंट पे चेक से, एक्स्ट्रा। इस प्रकार यदि आप कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो उस केस में आपको जो एडवांस मिलता है या जो बैलेंस अमाउंट आपको मिलता है प्रॉपर्टी की सेल करने पे, वो यदि 20,000 रुपये से ज़्यादा है तो आपको बैंकिंग चैनल से ही लेना होता है। इसी प्रकार यदि आप कोई डिपॉजिट ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं अपने दोस्त से, रिश्तेदार से, तो वो आपको बैंकिंग चैनल से ही लेना है इस लिमिट से ज़्यादा। यदि कोई व्यक्ति इसकी वायलेशन करता है तो उसे इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत पेनल्टी पे करनी होती है, जो कि 100% ऑफ द लोन और डिपॉजिट के अकॉर्डिंग लगाई जा सकती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 3 लाख रुपए का कैश लोन लेता है अपने दोस्त से, तो 3 लाख रुपए तक की उसके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। इसी प्रकार जो लोन रीपे करना होता है वो भी आपको अकाउंट पे चेक या बैंकिंग चैनल से ही पे करना होता है यदि अमाउंट 20,000 रुपये से ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी यदि व्यक्ति इसकी वायलेशन करता है तो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ लोन और डिपॉजिट रीपेड के इक्वल पेनल्टी लगाई जाती है। मान लीजिए आपने 3 लाख का लोन तो बैंकिंग चैनल से लिया था, लेकिन जब उसे पे किया है तो आपने कैश में पे कर दिया है, तो इस केस में पेनल्टी 100% ऑफ द लोन अमाउंट यानी कि 3 लाख रुपए तक की लगाई जा सकती है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति कोई और अमाउंट लेना चाहता है, जैसे कि किसी व्यक्ति ने कोई गुड सेल की है और उसका अमाउंट 2.5 लाख रुपया है, तो 2 लाख रुपये से ज़्यादा का अमाउंट वो कैश में नहीं ले सकता है, उसे बैंकिंग चैनल से ही लेना होता है। इस केस में भी जो अमाउंट रिसीव किया गया है 2 लाख रुपये से ज़्यादा का यदि कैश में ले जाता है तो उसके इक्विवेलेंट पेनल्टी लगाई जाती है। मान लीजिए आपने 3 लाख की गुड्स कैश में सेल कर दी हैं, अमाउंट ले लिया है, तो 3 लाख तक की पेनल्टी इनकम टैक्स ऑफिसर लगा सकता है। इसके अलावा इनकम टैक्स में ये भी प्रोविज़न दी गई है कि यदि किसी व्यक्ति की सेल टर्नओवर ग्रॉस रिसीट 50 करोड़ से ज़्यादा है इमीडिएटली प्रीवियस ईयर में, तो उसे कस्टमर को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करनी होती है कि कस्टमर बैंकिंग मोड से यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मोड से पेमेंट कर सके। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो उसके केस में 5,000 रुपया पर डे की पेनल्टी लगाई जा सकती है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। अब डिस्कस कर लेते हैं कि आप बैंक से कितना विड्रॉ कर सकते हैं। तो यदि आपके एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट हैं, बैंक के पास है, कोऑपरेटिव बैंक के पास है, पोस्ट ऑफिस में, तो उस केस में डिपेंड करेगा कि आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न कैसे फाइल की है। यदि आपने पिछले 3 सालों में अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न टाइमली फाइल की हैं तो 1 करोड़ रुपये तक आप कैश निकाल सकते हैं बैंक से। यदि उससे ज़्यादा निकाल लेंगे तो TDS 2% के हिसाब से काटा जाता है। लेकिन यदि आपने पिछले 3 सालों की इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की है तो उस केस में यदि आप 20 लाख रुपए से ज़्यादा अमाउंट बैंक से निकाल लेंगे तो उस केस में TDS काटा जाता है बैंक के द्वारा। तो TDS का रेट होता है 2%, 20 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक यदि आप निकालते हैं। यदि उससे ज़्यादा निकालते हैं तो TDS 5% के हिसाब से काटा जाता है। यदि आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना चाहते हैं तो वो आपको पूरा अमाउंट बैंकिंग चैनल से पे करना होता है। तो यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो उस केस में आप इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत उस अमाउंट की डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं जब आप अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं, यानी कि ओल्ड रजीम के अंतर्गत आप ये डिडक्शन ले सकते हैं। लेकिन यदि आपने कैश में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया होगा तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। इसी प्रकार यदि डोनेशन की जाती है साइंटिफिक, सोशल, स्टैटिस्टिकल रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए तो 10,000 रुपये तक की डोनेशन कैश में दी जा सकती है। लेकिन इससे ज़्यादा यदि आप देते हैं तो इसकी डिडक्शन नहीं मिलती है जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं ओल्ड रजीम के अकॉर्डिंग। यदि कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है तो उससे कितना अमाउंट कैश पे करना है इसके लिए भी लिमिट दी गई है, यानी कि जो वो एक्सपेंडिचर करता है
उसके लिए जो किसी व्यक्ति को पेमेंट करता है एक दिन में, वो 10,000 रुपये से ज़्यादा कैश में नहीं कर सकता है। यदि इससे ज़्यादा वो कैश में पे करता है तो इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हुए वो इस एक्सपेंस को क्लेम नहीं कर सकता है अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति प्लेइंग, हायरिंग, लीजिंग ऑफ गुड्स कैरीज के लिए पेमेंट करता है तो 35,000 रुपये तक की पेमेंट एक दिन में की जा सकती है। लेकिन यदि इससे ज़्यादा की पेमेंट कैश में की जाती है तो उस केस में जब इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की जाती है तो उसमें आपको इस एक्सपेंस का बेनिफिट नहीं मिलता है, आप इस एक्सपेंस को अपनी इनकम से कम नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि आप कोई कैपिटल एसेट खरीदते हैं, मान लीजिए आपने कोई फर्नीचर खरीदा है, तो आप सिर्फ 10,000 रुपये तक ही कैश में पेमेंट कर सकते हैं। यदि आप उससे ज़्यादा का कोई एसेट खरीदते हैं तो आपको बैंकिंग चैनल से ही खरीदना होता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति 10,000 रुपये से ज़्यादा का एसेट खरीदता है कैश में, तो उस केस में जो एसेट खरीदा गया है उसकी एक्चुअल कॉस्ट को इग्नोर कर दिया जाता है, यानी कि उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में क्लेम नहीं कर सकते हैं। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कि आप डोनेशन कितना कर सकते हैं। 80G सेक्शन के अंतर्गत आपको डोनेशन की डिडक्शन मिलती है, लेकिन आप सिर्फ 2,000 रुपये तक का डोनेशन ही कैश में कर सकते हैं। यदि आप इससे ज़्यादा का डोनेशन कैश में करते हैं तो उस केस में जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं उसमें आपको इसकी डिडक्शन नहीं मिलती है ओल्ड टैक्स रजीम में। इसी प्रकार यदि कोई डोनेशन दिया जाता है कंपनी के द्वारा पॉलिटिकल पार्टी को, तो वो पूरा अमाउंट बैंकिंग चैनल के द्वारा ही देना होता है, अदरवाइज़ कंपनी को इसकी डिडक्शन नहीं मिलती है जब वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करती हैं। इसी प्रकार यदि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई डोनेशन देते हैं तो वो आपको बैंकिंग चैनल से ही देनी होती है, अकाउंट पे, चेक से, RTGS से, NEFT से। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसकी डिडक्शन आपको इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं मिलती है जब आप रिटर्न फाइल करते हैं। यदि कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है और वो ज़्यादा कैश में डील नहीं करता है तो उस केस में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसे रिलैक्सेशन दी है, यानी कि यदि उसकी जो टोटल रसीट है उसका 5% ही कैश में है और टोटल पेमेंट है उसका 5% ही वो कैश में पे करता है, तो उस केस में उसकी टर्नओवर 10 करोड़ रुपए तक हो सकती है, उसे टैक्स ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन यदि वो इन लिमिट को कंप्लाई नहीं करता है, यानी कि ज़्यादातर अमाउंट कैश में लेता है, यानी कि रसीट या फिर पेमेंट, तो उस केस में उसकी जो ऑडिट कराने के लिए टर्नओवर लिमिट है वो 1 करोड़ रुपये मानी जाती है। इसी प्रकार जो व्यक्ति प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम लेते हैं, यानी कि जो छोटे व्यापारी होते हैं, वहाँ पे भी सरकार ने रिलैक्सेशन दी है कि यदि वो अपनी टर्नओवर या ग्रॉस रसीट का 5% अमाउंट ही कैश में लेते हैं तो उस केस में उन्हें टैक्स ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं होती यदि उनकी 3 करोड़ रुपये तक टर्नओवर रहती है। लेकिन यदि वो ज़्यादातर अमाउंट कैश में ही लेते हैं, बैंकिंग चैनल से नहीं लेते हैं, तो उस केस में उन्हें टैक्स ऑडिट कराना होता है यदि उनकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे यदि अमाउंट बियरर चेक से लिया गया है तो उससे भी माना जाता है कि आपने कैश में ही लिया है। इसी प्रकार सरकार ने प्रोफेशनल के लिए भी रिलैक्सेशन दी है टैक्स ऑडिट कराने में। यदि प्रोफेशनल अपनी ज़्यादातर पेमेंट बैंकिंग चैनल से ही लेते हैं और जो कैश में पेमेंट है वो 5% ऑफ टोटल ग्रॉस रसीट तक रहती है, तो उस केस में उन्हें टैक्स ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं होती है यदि उनकी टर्नओवर यानी कि जो ग्रॉस रसीट है वो 75 लाख रुपए तक रहती है। लेकिन यदि वो इस लिमिट को कंप्लाई नहीं करते हैं और ज़्यादातर अमाउंट कैश में ही लेते हैं तो उस केस में जो टैक्स ऑडिट की लिमिट है 50 लाख मानी जाती है, तो उससे ज़्यादा यदि टर्नओवर हो जाती है प्रोफेशनल की तो उसे टैक्स ऑडिट कराना होता है सेक्शन 44 ADA के अंतर्गत। तो क्या आपको लगता है कि कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट सरकार को बढ़ानी चाहिए या जो पेनल्टी है वो कम करनी चाहिए? तो इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।